नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसन न्यूज़। यूसन न्यूज़ के माध्यम से हमारे दर्शक आज बेहद ही ख़ास शख्स से मुलाकात करने वाले हैं जो हमारे आपके नागपुर के हैं। लेकिन सबसे बड़ी खासियत और उपलब्धि ये है कि हाल ही में फोर्ब्स ने देश के 100 सबसे रईस उद्योगपतियों के नामों की घोषणा की है, एक लिस्ट जारी की है। उनमें आप 72वें नंबर पर हैं। विपरीत परिस्थितियों पर मात करते हुए आप उद्योग के क्षेत्र में आए और न केवल आए, और आज आप हज़ारों करोड़ों लोगों के लिए, ऐसे लोग जो उद्यमी बनना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो अपना उद्योग शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए आप मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे होते हैं कि आप क्या सवाल पूछें, ये शुरुआत करते समय तो कल्पना नहीं रहती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में जो कागज़ है उसमें कोई सवाल नहीं है। तो बड़ी औपचारिक से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे बेहद ही विनम्र सत्यनारायण नुवाल साहब से। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर 70 साल के युवा उद्यमी हैं, उम्र सर की 70 बरस की हो गई है, लेकिन आज भी बड़े एक्टिव हैं और काम को कर रहे हैं। और आपका जो बिज़नेस है उसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए कि बम गोला बारूद आप बनाते हैं। ये कल्पना कहाँ से आई कि इस सेक्टर के बारे में भी सोचा जा सकता है? ये बात 1995 की हम कर रहे हैं, तो 1995 में अगर कोई बिज़नेस आइडिया आता है तो वो कंज्यूमर सेंट्रिक ज़्यादा होता है। उस समय के हिसाब से इकोनॉमी खुल रही थी देश की और बाकी सारी चीज़ें हो रही थी। आपने विस्फोटक के उद्योग में आने की कैसे सोची और उसको कैसे क्रियान्वित किया? नहीं, जहाँ तक 1995-96 में ये जो बात है जी, 95-96 में, उस समय में हम इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव या माइनिंग एक्सप्लोजिव या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम आता है जी, वो एक्सप्लोजिव स्टार्ट किया। उसके पहले हम अपना ट्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन पहली स्मॉल स्केल में हमने 96 में स्टार्ट की। लेकिन जहाँ तक जैसे आप बोल रहे हैं गोला बारूद और बाकी एमुनेशन का, तो 96 के बाद में हमने 10 साल में जो भी अपना प्रयास, अपना जो कुछ हो सकता था, इस लेवल पर आया कि वी बिकेम ए लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द कंट्री जी। और आज भी मैं समझता हूँ कि बाकी पूरे देश में 26-27 कंपनी है, करीब 30 कंपनी होंगी। लेकिन एक्सपोर्ट का जहाँ तक सवाल है जी, हमारा करीब 65 से भी ज़्यादा 70% हमारा अपना एक्सपोर्ट है। बाकी 30% में करीब 25-30 कंपनी है। तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर के साथ साथ में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होने का सबसे बड़ा बेनिफिट हमको ये मिला कि बाहर जितने देशों में कुछ जगह जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो हमारे देश में नहीं थी, क्योंकि जितने भी मैक्सिमम जो लेटेस्ट एमुनेशन जो लगते हैं, तो अपने इक्विपमेंट के साथ ही वो अपना एक्सप्लोजिव भी हमको उनसे खरीदना पड़ता था जी। तो 2010 में हमने ये निश्चित किया। उस समय में सरकार की कोई पॉलिसी ऐसा सच नहीं थी कि कोई प्राइवेट सेक्टर में एमुनेशन बना सकता, ऐसा मतलब लाइसेंस का ही प्रोविजन नहीं था। कल्पना नहीं थी। और मेरे ख्याल से ऐसा लाइसेंस लेने वाले आप पहले नहीं, लाइसेंस भी हमको उस समय नहीं मिला जी, क्योंकि लाइसेंस वो कभी प्रोपोलेंट का एक चीज़ का अलग देते थे, लेकिन कंप्लीट एमुनेशन बनाने का जो लाइसेंस है वो शुरू ही मेरे को लगता है कि वो 2014-15 में हुआ जी। लेकिन हमने 2010 से ही, क्योंकि उस समय में सबसे बड़ी बात थी एमुनेशन में सिक्योरिटी, सबसे बड़ा उनका एक ये रहता कि भाई प्राइवेट सेक्टर में देंगे तो सिक्योरिटी का क्या होगा जी। लेकिन समहाउ हमने डिसाइड किया जी अपने मन में कि भाई यदि आप सिक्योरिटी, आप एक सोचने की बात होती है, एक करने की है, लेकिन आप यदि ठीक से करते हैं, यदि कोई गवर्नमेंट सेक्टर मान के चलिए कि जैसे डीपीएसयू कर सकता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर सकता है, तो प्राइवेट सेक्टर उससे ज़्यादा अच्छा कर सकता है। लेकिन बात यही है कि
आप जब तक करते नहीं है, जब तक उनको विश्वास नहीं होता है, और जब तक उनको विश्वास नहीं होता है, जब तक आपको वो उस टाइप का कोई प्रोवाइड मतलब लाइसेंस या कोई प्रोविजन ऐसा कुछ वो देते नहीं है। तो हमने ये डिसाइड किया कि चाहे जो भी कुछ हो, हमको बिगर किसी उसके थोड़ा रिस्क था, लेकिन हमने पहले बहुत सारी फैसिलिटी हमने सेटअप की जी। फिर गवर्नमेंट को विश्वास हुआ कि नहीं ये कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे साइज सोचना उनका चालू हुआ, और फिर ये सरकार आने के बाद में और ज़्यादा उसको बूस्ट मिला। और पर्टिकुलर ये जब पर्रिकर साहब जब आए जी, तो उसके बाद में काफ़ी थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर को लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाना कि भाई चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो या डीपीएससी हो या इंपोर्ट हो, उसको प्राइवेट सेक्टर को भी सबको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने का एक विचार जो चला, ये सरकार के आने के बाद चला। पर जब आप 2012 में ये सारी चीज़ें 2010-12 में सोच रहे थे, आप अपने बिजनेस को सेटअप कर रहे थे, उसको विस्तार दे रहे थे, तो उस समय क्या आपके दिमाग में चीज़ें क्या थी? आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, गोला बारूद या एमुनेशन, उसको एक्सपोर्ट की तरफ में आपका फोकस बहुत ज़्यादा था या लोकल मार्केट को देखते हैं आप? एक्सपोर्ट का तो सवाल ही इसलिए नहीं था कि आप जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते तो जब यहाँ नहीं दे सकते तो एक्सपोर्ट का भी सवाल नहीं। पर आपने जैसा कहा कि आप सेटअप कर रहे थे सारी चीजें सरकार को बताने के लिए, मन में था कि यदि जो हमको अपने बेसिक जो बिजनेस हमारा एक्सप्लोजिव का है जी, तो उसमें हमको कॉन्फिडेंस था कि हम पर्टिकुलर कुछ सेक्टर जैसे ग्रेनेड है, एयर बम्स है, इसमें हम आसानी से, जिसमें बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसको बना सकते हैं। तो यदि हमारा प्रोडक्ट जो जिसका स्पेसिफिकेशन जो यूजर को लगता है, आर्मी को, यदि वो उससे अच्छा बना सकते हैं और उसकी कॉस्ट ग्लोबली कम्पिटिटिव यदि रख सकते हैं, तो सरकार सोचेंगी। बस ये एक दिमाग में एक कॉन्फिडेंस था, ये था कि भाई आज नहीं, लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सरकार को, कोई भी जब सरकार आई या कोई ऐसे लीडर आए या ऐसे कोई ब्यूरोक्रेट आए, और जब वो हम देखेंगे तो वो सोचेंगे कि भाई करना चाहिए। बस ये एक मन में पर कॉन्फिडेंस था। और समय बीतता गया और चीज़ें बदलती रही। आपसे सवाल एक ऐसा है कि मैं 2012 के दौर में लौटना चाहता हूं। तो 2012 में आपका कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड है, उसका हेडक्वार्टर नागपुर में ही है। एक सवाल तो मेरा ये भी रहेगा कि आपने इस बिजनेस के लिए नागपुर को क्यों चुना, और दूसरा मार्केट कैपिटलाइजेशन जो था 2012 में वो 1765 करोड़ का था। अभी नवंबर में रिपोर्ट आई है, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका 35,800 करोड़ पर पहुंच गया। तो ये प्रोसेस कैसे रही और किस तरीके से आपकी निवेश की प्रक्रिया रही? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो अपने बिजनेस को लेके, किस तरीके की इस ग्रोथ को आप देखते हैं या क्या डिस्क्राइब कर पाएंगे आप? पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी बिजनेस हो जी, तो उसमें सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी, उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जब तक हमारा प्रोडक्ट कम्पिटिटिव नहीं हो प्राइस के अंदर, तो भी मुश्किल है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी यूजर या कस्टमर या जिसको ग्राहक है जी, उसको वो जब तक सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे वो सही है, चाहे वो कभी कोई चीज़ जो सही नहीं भी बोलता है, पर ये किसी भी बिजनेसमैन की या इंडस्ट्रियलिस्ट की ये एक मोरल ड्यूटी या मोरल उसका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कैसे भी उसको कन्विंस करना चाहिए। क्योंकि ग्राहक जो भी कस्टमर है हमारे यहाँ पर, जैसे मैं प्रॉपर राजस्थान से डील करता हूँ, तो वहाँ पर ऐसा माना गया कि ग्राहक भगवान का रूप है। तो यदि आप उसको उस रूप में लेते हैं तो ग्राहक कभी कुछ बोल भी देता है, तो कभी किसी कारण से यदि वो गलत भी बोलता है, लेकिन यदि गलत एक दिन सोचता है तो आपको उतना ही उसका रिटर्न भी मिलता है कि जब उसको रियलाइज करता है कि भाई ये मैंने ठीक नहीं बोला। तो ये थोड़ा सा
पेशेंस की बात है जी। लेकिन यदि आप ये दोनों तीनों चीज़ों को कभी बिजनेस को ध्यान में रखते हैं, कभी आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है जी, आपकी प्राइस कम्पिटिटिव है और आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड जी। है, तो मैं समझता हूँ कि बिजनेस में आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जी। एक सवाल मेरा आपसे ऐसा है कि जो मैं पहले जिसका जिक्र मैंने किया है कि आपने अपने बिजनेस के लिए नागपुर को ही क्यों चुना, या नागपुर में ऐसी क्या संभावना आपको लगती थी कि जो काम आप कर रहे हैं, करने वाले हैं, उसके लिए नागपुर बेहतर संभावना है? नागपुर देखिए, नागपुर एक तो सेंट्रल प्लेस है जी और सिक्योरिटी के हिसाब से भी, जी। चाहे वो एक्सप्लोजिव की बात नहीं, जब हमने एक्सप्लोजिव शुरू किया था जी। तो जितने भी सराउंडिंग कोल माइंस है वो सब आसपास में है जी। और दूसरी चीज़ है कि सेंट्रल प्लेस है, यहाँ से यदि बिहार माल भेजना हो या चाहे आंध्रा में भेजना हो चाहे तमिलनाडु में भेजना हो, जी। जैसे नेवेली, सिंगरौली और जी। कोल इंडिया, तो ये सेंट्रल प्लेस है। जी। तो सेंट्रल प्लेस होने से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जो टाइमिंग है ये सबसे एक आइडल प्लेस है। जी। और दूसरी चीज़ है कि सिक्योरिटी का, जैसे डिफेंस का भी जहाँ तक सवाल है, आप देखेंगे कि जब यहाँ पर अपने ब्रिटिशर्स का जब यहाँ पर राज था जी। तब भी सबसे बड़े जो एमुनिशन के डिपोज हैं वो आप देखेंगे सब नागपुर के सराउंडिंग में है, क्योंकि एक नागपुर ऐसी जगह है कि कहीं दूसरे देशों का अटैक भी होता है जी। तो दिस इज द सेफेस्ट प्लेस। जी जी। तो हमने वही सोच के कि भाई एक्सप्लोजिव का इसीलिए था कि भाई चारों तरफ सेंट्रल प्लेस है तो ट्रांसपोर्टेशन की सेविंग और टाइमली डिलीवरी, ये सबको देखते हुए हमने नागपुर को ये किया। जी, आपके बिजनेस पे वापस लौटेंगे। मैं 1970 के दौर में जाना चाहता हूँ। 1970 में आप राजस्थान में थे, 18 बरस की उम्र में आपने घर छोड़ दिया और ये निश्चय किया कि आप बिजनेस करेंगे। ऐसे माहौल में जब आपके पिताजी पटवारी थे, सरकारी कर्मचारी थे, उस माहौल में ऐसा कोई बिजनेस का कोई माइंड नहीं, हालांकि मारवाड़ियों की एक फितरत रहती है कि उनके खून में ही बिजनेस रहता है, पर आपके बैकग्राउंड में वैसा कुछ नहीं था। तो 18 साल की उम्र में आप निकल गए, फिर आप 18 साल में नहीं निकला मैं जी। मैं यहाँ पर जब आया था तो मैं करीब 26 साल का 26 साल के थे। शादी हो गई थी उस समय, 19 साल में शादी हो गई। अच्छा। हाँ, 18 साल का शुरू किया था बिजनेस। मैंने बिजनेस शुरू किया था, उसमें फिर असफलता है आपको मिली। 3-4 साल किया बिजनेस मैंने, लेकिन समहाउ बहुत ज़्यादा उसमें सफलता नहीं मिली, और सफलता ही नहीं मिली ऐसा मानना चाहिए कि उसमें असफल हो गए। कोई और रास्ता तो आपके लिए तय हुआ होगा? जब हमारे पास कुछ था ही नहीं जी। तो हमको लगा कि भाई यहाँ से ज़्यादा ये हमारे यहाँ दूर के रिलेटिव थे जी, वो कोल माइंस में मैनेजर थे बल्लारशाह में जी। तो फिर उनसे बात हुई तो कि भाई एक हमारे पास छोटी सी गाड़ी थी जो 4-5 हज़ार में खरीदी थी, तो हमने कहा उनके वहाँ चलाएंगे कोल्ड्री में। तो फिर मैं नागपुर, और कुछ मजबूरी भी थी कि भाई वहाँ पर जब कुछ सक्सेस नहीं हुए और थोड़ा 200-400 रुपये देना भी हमारे लिए बड़ी मुश्किल वाली बात थी, तो हमने कहा कि भाई अब यहाँ के बजाय यहाँ पर अपना करना चाहिए, और कुछ भाग्य समझिए कि उसको यहाँ लाना था भाग्य से। जी। तो राजस्थान में जब आप थे उस दौर में, शुरुआती दौर में आपने कौन कौन से बिजनेस की? शाही मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था, ये अपना स्मॉल स्केल में, ये जो फाउंटेन पेन इंक, स्टैम्प पैड इंक, ये जो इतने भी 2-3 तरह की शाही, ऑफिस पेस्ट, ये काफ़ी बिजनेस किया, केमिकल का भी किया। बट समहाउ क्योंकि पैसे एक्चुअली हमारे पास में बेसिक, क्योंकि पिताजी पटवारी थे और हमारे जो दादाजी थे उनकी छोटी सी किराने की दुकान थी, तो मैं जब 6ठी-7वीं में पढ़ता तब भी दुकान में, स्कूल में जैसे ही 4 बजे छुट्टी होती तो दुकान पे बैठ जाते थे, पर बहुत ही लोअर मिडिल क्लास मान के चलिए तो उस समय थे, लेकिन बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन रिसोर्सेज कुछ नहीं था, तो उसकी वजह से सक्सेस मिल नहीं पाई। जी। तो बल्लारशाह आने के बाद में फिर किस तरीके से चीज़ें शुरू हुई? बल्लारशाह आने पे भी काफ़ी स्ट्रगल किया हमने, 1-2 साल, 2-3 साल, पर उसके बाद में बल्लारशाह से मैं चंद्रपुर आ गया जी। और वहाँ पर एक पता हुआ कि भाई एक काफ़ी, उस समय में काफ़ी एजेड थे जी, एक अब्दुल सत्तार अल्लाह भाई जी, तो उनकी एक मैगजीन थी, मैगजीन यानी जिसमें
आप एक्सप्लोजिव स्टोरेज करते हैं गोडाउन को जी, उसको मैगजीन बोलते हैं जी, तो वो उनसे फिर मैंने, वो कोई काम करते नहीं थे, एज फैक्टर था उनका जी, कि भाई वो कुछ करते नहीं, पता चला तो मैं उनसे मिला मैं, हम्म, तो उनको मैंने किराए से फिर कभी चाचा जी आप कुछ करते नहीं है तो मैं काम करना चाहता हूँ, तो फिर वो एग्री हो गए कि भाई ठीक है बेटा तुम काम करो मेरे को। और ये सब बात होते होते काफ़ी 1-2 दिन 3 दिन में ये हुआ कि 1,000 रुपये महीने का उनको देने का तय हुआ किराया। अब किराया या लाइसेंस का शुल्क या जो भी आप मान जो भी वो किराए है उसमें लाइसेंस उसमें उसी में आ जाता है जी। एक्चुअली वो लाइसेंस और उसी का ही पैसा था जी। आपने जब ये शुरू किया तो आपने ये तय किया था कि आपको इसी लाइन के बिजनेस में रहना है, यही बिजनेस करना है, या सडन चीज़ें होती गई और आप इस दोनों ही चीज़ें थी। एक तो इस बिज़नेस में एक्सप्लोजिव का जो बिज़नेस था उस समय में एक्सप्लोजिव की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, तो एक्चुअली ये एक तरह से परमिट की तरह था, मतलब डिमांड इतनी ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी, सप्लाई बहुत कम थी। कभी कभी तो सरकार इंपोर्ट भी करती थी, तो उस समय में लाइसेंस का होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो इसीलिए मुझे एक तो इस बिज़नेस का बैकग्राउंड पता था कि ये यदि अपने पास में लाइसेंस हो तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। और दूसरी बात है कि जैसे आप बता रहे थे कि योग बनते गए या भगवान की कुछ ऐसी कृपा थी कि उसमें सफलता जल्दी जल्दी मिलती गई। तो अब आपका बिजनेस सेट हो गया, सारी चीज़ें होंगी। ये होता है कि एक सफल आदमी जो होता है ना, उसके पीछे कई तरह की कहानियां भी चलने लगती हैं। तो आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है, या संघर्ष के दिनों में कुछ ऐसे दिन आपको देखने पड़े कि आपकी पत्नी के इलाज के लिए आपको घर के जेवरात भी गिरवी रखने पड़े थे। तो उसको अगर आप थोड़ा सा बता पाए। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि सामान्यतः होता है कि हम छोटी छोटी परेशानियों में बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। आप चूंकि इतने सफल उद्योगपति हैं, तो सफलता बिना असफलता की कई सीढ़ियों को चढ़ने के बाद में नहीं मिलती है। तो मैं आपसे सवाल पूछने का मकसद है कि जो दर्शक देख रहे होंगे उनमें से जो अगर कोई आगे चल के भविष्य में बिजनेसमैन या उद्योगपति बनना चाह रहा होगा, तो उसको चीज़ें समझने में और ज़्यादा आसान होगी। तो ये मुश्किलात किस तरीके से रहें और फिर उससे आप कैसे निपटे? देखिए, सब असफलता तो था, तभी हम मैं इधर आया, काफ़ी बिजनेस किया। और देखिए, सफलता असफलता जीवन का एक पार्ट है। इसको ठीक से आदमी समझ ले कि भाई आप कुछ भी काम करेंगे और उसमें आपको एकदम सफलता मिल जाएंगी, तो उतना सोचना, देखिए लाइफ एक स्ट्रगल है या जीवन एक संघर्ष है। तो एक तो सबसे बड़ा मेरा इसके पीछे ये था कि मैं जब 17 साल का था तब मुझे 1 साल मथुरा गुरुदेव के पास रहने का जो एक अवसर मिला, 1 साल, उसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि भाई आदमी के जीवन में स्ट्रगल या संघर्ष आना स्वाभाविक है, लेकिन उस संघर्ष में भी आप कैसे टिके रह सकते हैं या इसका होना निश्चित है, क्योंकि परेशानी में भी आप अपने आप को कैसे बैलेंस रख सकते हैं ये अपने ऊपर है। क्योंकि स्ट्रगल आना वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है हर आदमी मनुष्य के जीवन में। आदमी उसको कैसे झेल पाता या कैसे उसको बैलेंस कर पाता, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है जी। तो ये बात जैसे आप बता रहे थे ये हुआ, लेकिन ठीक है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ उस समय आई, लेकिन समहाउ कुछ भगवान की कृपा या कुछ भी हो, लेकिन उस समय में कोई मेरा कॉन्फिडेंस या मनोबल में कोई बहुत ज़्यादा फर्क, थोड़ा बहुत हो सकता है विचार आया हो, लेकिन जो कॉन्फिडेंस या मनोबल उसमें कभी कोई ये नहीं आया। कभी ठीक है, आदमी को क्या सीख सकते हैं, क्या गलती हुई हमसे, वो आदमी यदि इसको सोचे, यदि इसके ऊपर चिंतन करे कि भाई हमने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से मुझे असफलता मिली, तो मुझे लगता है कि आदमी को लॉन्ग टर्म में सफलता मिलने के लिए बहुत बड़ा एक बेस मिलता है।
अच्छा, आपके पास में भी कुछ लोग आते होंगे, कुछ युवा उद्यमी आते होंगे या जो उद्यमी बनना चाहते होंगे वो आते होंगे, तो आपकी सबसे पहली सीख उनको क्या रहती है? देखिए, किसी भी आदमी को वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस हो, इंडस्ट्रीज हो या प्रोफेशन में हो, मुझे लगता है कि किसी भी आदमी की एक तो आदमी की दृढ़ इच्छा और एक दूसरा संकल्प, दो आदमी के जीवन में हो कि दृढ़ इच्छा और एक संकल्प, ये जब दो चीज़ें मिल जाती है ना, तो मुझे लगता है कि यदि वो पूरा उसका संकल्प है, चाहे मुझे कुछ भी हो, और इच्छा उसकी दृढ़ है, बलवती है, तो एक कोई अदृश्य शक्ति, उसको भगवान बोलिए, प्रकृति बोलिए या जो भी कुछ समझिए, वो उसको या मनोबल बोलिए, उसको वो उसको साथ देता ही है। लेकिन और उसके अंदर जब आप सोचते हैं तो ये संघर्ष आपके जीवन में आना ही है, लेकिन इच्छा यदि दृढ़ हो और आपका संकल्प यदि बहुत प्रबल हो, तो यदि दृढ़ इच्छा और प्रबल संकल्प यदि साथ में हो, तो ये मानना चाहिए कि कोई न कोई शक्ति आपको सहायता देने के लिए हरदम तैयार रहेंगी। हाँ। अच्छा, सवाल एक ऐसा था कि आपके जीवन में सबसे कठिन दौर आप कौन सा देखते हैं, या कोई एक ऐसा वाकया आप याद करें कि उस समय में आप बहुत ज़्यादा मुश्किल हालातों में अपने आप को महसूस कर रहे थे, पा रहे थे, और उन सारी चीज़ों से फिर आप कैसे निकलते हैं? कभी बहुत सारे व्यापारियों के साथ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं, फिर भी कुछ लोग उससे निकल आते हैं, कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। सबसे पहला तो ये था कि जो भिलवाड़ा से जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ, वो मेरे लिए सबसे मुश्किल एक घड़ी थी, सबसे मुश्किल एक समय था कि न तो वहाँ पर कुछ था, न यहाँ पर कोई पहचान थी, रिश्तेदार थे, लेकिन कैसे छोड़ना कि भाई ताकि कुछ न कुछ कर पाएँ। तो मेरे लिए घर छोड़ना, क्योंकि बिगर कोई साधन, न कोई पैसे, न कोई साधन था, न कुछ था, तो एक वो मेरे लिए सबसे बड़ा डिसीजन था, सबसे बड़ा एक द्वंद्व था कि क्या करना। लेकिन एक वो सबसे बड़ा संघर्ष था। और दूसरा था कि मैं जब एक मेरे पास में छोटी सी गाड़ी थी, उसका भी जो साथ में थी, उसका भी एक्सीडेंट हो गया। जब ये कांग्रेस का कोई अधिवेशन था और वहाँ पर वो कांग्रेस के लीडर थे, वो लेके गए, उसमें आदमी जब भर के आ रहे थे तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। तो वो मेरे लिए सबसे, मेरे पास में फिर मतलब कुछ भी नहीं बचा, इवन दोनों टाइम खाने के लिए या सोने के लिए भी वो नहीं था। तो वो मेरे लिए 2-3 महीने बहुत ज़्यादा मुश्किल के थे। तो मुझे प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ा। हाँ। या हफ्ते में 2-3 दिन खाना खाया, ऐसा भी मेरे लिए 2-3 महीने हुए। लेकिन समहाउ पता नहीं, ये भगवान की बड़ी, इसमें मैं अपने को तो नहीं समझता, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति थी, उसने मतलब इतने संघर्ष में भी मनोबल बना रहना, ये कोई न कोई शक्ति का ही कोई न कोई पीछे थी। अदरवाइज मुझे लगता है कि उस कठिन परिस्थिति में टिक पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था ये। हाँ। अच्छा, चलिए अब आपके आज के बिजनेस के दौर पे हम लौट आते हैं। एक लंबा आपके बिजनेस का दौर रहा। आपने एक चीज़ जो कि आपने अपने बिजनेस को आप रिंग की तरह घुमाते रहे। आप मतलब उसको नई चीज़ों के साथ में जोड़ते रहे, मतलब नए जो चाहे वो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हो, चाहे अलग तरह की जो चीज़ें हों, उससे आप जोड़ते रहे। और आज आप विस्फोटक से शुरू हुआ था काम, और आप मिसाइल भी बनाने लगे। तो ये चेंजेस या ये थिंक प्रोसेस क्या रही कि हमारे बिजनेस आइडियाज़ को हमको हमेशा चेंज करते रहना है? बिजनेस भले एक है, लेकिन तकनीक के साथ चलना है। देखिए, एक तो ये 2 चीज़ें हैं बिजनेस के साथ में, इसको अब गॉड गिफ्ट कहिए या विजन बोलिए या जो भी कुछ है, पर मैं इसको विजन से ज़्यादा ऊपर वाले की कृपा मानता हूँ। क्योंकि देखिए, ये बात भी पक्की है कि मेरी कोई एजुकेशन साइड या टेक्नोलॉजी वाइज या फाइनेंशियली तो कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी मेरा ये सोच थी कि समय के साथ या समय से आगे
आप नहीं सोचेंगे तो आपको यदि आगे बढ़ना है, या तो आप जैसे बाकी सब चल रहे हैं वैसा यदि आपको रहना है तब तो ठीक है, यदि उनसे आगे निकलना है तो उससे आगे की सोच आपको रखना पड़ेगा और सोच के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा मेरे को मैंने अपने उसको सोच या कल्पना या विचार, लेकिन उसके बाद में जो मेरा जो बेटा मनीष है, जैसे मनीष वो जब 10th में पढ़ रहा था उस समय जब मैंने 95-96 में जब ये मैगजीन का काम शुरू किया तब से वो 10th में पढ़ रहा था, तभी से इसमें इन्वॉल्व हो गया। अच्छा। और ऐसे ही छोटा ब्रदर था मेरा, वो भिलवाड़ा रहता था, लेकिन ऐसा उसका भी कंटिन्यू उसका मेरे को साथ मिला। तो इस मामले में चाहे सोचना करना उस समय में तो काफ़ी छोटे थे, लेकिन एक टीम वर्क और एक दिशा में सबका लगने का, एक साथ होने का, ये टीम वर्क का ये उसी का ही एक नतीजा है कि हम उसको आगे तक उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। जी। अच्छा, 2012 में 1765 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन वो अब 35,000 करोड़ का पहुंच गया है। तो सत्यनारायण नुआल इतने में सीमित हैं या आगे उनकी और भी बहुत सारी सोच हैं, या एक बेंचमार्क आपने सेट करके रखा हुआ है कि इतने 1000 करोड़ की या लाख करोड़ की कंपनी आपको सेट करनी है? नहीं, देखिए, जहाँ सेट करने का न तो पहले कभी मेरा इसमें विश्वास रहा कि भाई मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, न तो ये मेरी कल्पना थी, और आगे भी कि यहीं तक रहूँगा या आगे इस लेवल तक मुझे पहुँचना, ये मेरा इसमें विश्वास कम है। लेकिन आदमी को हरदम, यदि आदमी आप कहीं न कहीं समय के हिसाब से जो आज टेक्नोलॉजी में आज आगे जो एक फ्यूचर है देश का, जो आज जो एक आवश्यकता है, जो देश के जैसे डिफेंस में जैसे हम आए तो इतना बड़ा सेक्टर है कि जिसको कहाँ तो हम इंपोर्ट करते हैं और कहाँ हमारे जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, मैंने जो बहुत सारे कंट्रीज़ के जैसे हमारे यहाँ विजिटर्स आते हैं, तो मैंने ये एक अपने आप को समझा कि आज भी यदि हमारा देश यदि इस वेपन्स और इस एमुनिशन को बना सकता है, तो मुझे लगता है कि दूसरे देशों की अपेक्षा यदि हमारा देश भारत यदि कुछ बनाता है तो उनको हमारे देश पे सबसे ज़्यादा विश्वास है। तो इस माने में यदि आज के जो बच्चे हैं वो उनमें जो टैलेंट और जिसमें उनके जो अंदर जो विजन और जो एक्सपर्टाइज है उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन इतने सालों तक जो भी किसी कारण से जो ये परिस्थितियां रही, यदि मुझे लगता है कि सरकार यदि पहले की यदि 10 साल पहले 15 साल पहले ये सोचती तो हमारे बच्चे जब अमेरिका में जाके नासा में काम कर सकते हैं या दूसरी जगह कर सकते हैं, तो यहाँ पर नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो इंपोर्ट को कम करके इंडिपेंडेंसी लाके और एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा उसका स्कोप है। जी। तो एक सवाल आपसे ऐसा भी है कि डिफेंस सेक्टर के ग्रोथ को, अब जैसा आपने कहा कि 10 साल पहले अगर हम आज के हिसाब से सोच लेते तो हम कहीं और चले जाते थे या हमारे युवाओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता था। हमारी स्थितियां वैसी हैं कि इस सेक्टर में काम करने के लिए और सफलता हासिल करने के लिए अनुकूल है। आगे का भविष्य आप डिफेंस सेक्टर का भारत का कैसा देखते हैं और इस सरकार के कार्यकाल को आप क्यों देखते हैं? क्योंकि आलोचना ये भी हो रही है कि जो डिफेंस का जो सेक्टर है उसको प्राइवेटाइजेशन करने के एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुखर है ये सरकार, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो देखिए, इसमें तो ज़्यादा इसको तो अच्छा मानना चाहिए। ये सरकार का बोल्ड स्टेप है कि प्राइवेटाइजेशन को, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मतलब जो मैं आपको बता रहा था, हमारे जो आज की जो जनरेशन है और हमारे जो बच्चे हैं, इतने जो आज की टेक्नोलॉजी हो, चाहे आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी हो, चाहे साइंस हो, इसमें हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट,
शार्प और बहुत टैलेंट अवेलेबल है, उनको खाली एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल होना, एक अपॉर्चुनिटी मिलना, ये एक सबसे बड़ा काम था जी। आपको तो खैर ज़्यादा पता होगा, मुझे उतना, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है जी। हमारे यदि देश में ये 10-15 साल पहले होता, चाइना ने ये निश्चित किया कि हम बाहर से कोई 25 साल पहले उन्होंने ये डिसाइड किया, और आज चाइना किस स्थिति में है जी। हमारे देश में अभी 2 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अभी साल भर पहले, साल भर भी नहीं बोल सकते, 6 महीने पहले ये डिसाइड किया कि हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ये केवल इस टाइप के प्रधानमंत्री जो है वो ऐसा कर सकते हैं। मुझे आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसमें कॉर्पोरेटाइजेशन करने में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ही फायदा हुआ, उसके बाद में उनको अवेयरनेस बढ़ गई। आज मुझे लगता है कि उससे उनका नुकसान नहीं, फ़ायदा ही हुआ है। और ऐसा ही जैसे उन्होंने ये डिसाइड किया अभी 3-4 महीने पहले, हम कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो कुछ चीज़ें तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी हमारे पास में अवेलेबल नहीं है जी। लेकिन ये करने के पीछे एक देश में एक ऐसा माहौल बना है कि आज नहीं तो कल इसमें इतनी अपॉर्चुनिटी है कि इसमें आने वाले बच्चे और इसमें जो एक्सपर्टाइज और टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है जी। तो ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है, ये तो काफ़ी, ये नेगेटिव नहीं, इसको तो बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप लेना चाहिए जी। जी, आपसे एक सवाल अब ऐसा है कि आप क्या चीज़ें बनाते हैं? मुझे लगता है कि बहुत सरल भाषा में आप बता दें तो बहुत अच्छा है, और आप इसरो के साथ में भी आपकी कंपनी ने टाइप किया है मिसाइल के इक्विपमेंट और बाकी सारी चीज़ों के लिए, और स्काई रूट एक कंपनी है उसमें आपने बड़ा निवेश किया है, वो कंपनी सैटेलाइट काम करती है, तो अब मिसाइल और सैटेलाइट के सेक्टर में भी सोलार इंडस्ट्रीज जा रही है। जहाँ तक हमारे अपने प्रोडक्ट है उसमें हम रॉकेट्स, मिसाइल, जितने पिनाका के अलग अलग उसके होते हैं, जैसे रॉकेट, मिसाइल, और उसमें भी अलग अलग उसके मतलब उसकी यूटिलिटीज़, उनके वारहेड्स अलग होते हैं, तो बाकी सभी रॉकेट, मिसाइल, बाकी रॉकेट मिसाइल के साथ साथ में अभी हमने करीब 15 प्रपोजल, जो ये सरकार की नई पॉलिसी आई है मेक 1, मेक 2, मेक 3, तो हमने मेक 2 के अंदर करीब 15 प्रपोजल सबमिट किए हैं। उसमें ज़्यादातर उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव वे में सरकार ने इसको लिया है, जिसके अंदर आपको पता होगा कि कुछ चीज़ें हम आज भी, जैसे जो पिनाका है वो 37 किलोमीटर रेंज है, तो 45 हमने बनाया, ऐसे ही पिनाका गाइडेड है वो 75 किलोमीटर है, तो हमने देखा कि उसके बाद वाला जो सेक्टर है उसमें काफ़ी गुंजाइश है, तो हमने एक अभी जो 2 चीज़ों का, एक महेश्वरास्त्र 1 उसका नाम दिया है रॉकेट का, और एक रॉकेट का दिया है महेश्वरास्त्र 2। तो महेश्वरास्त्र 1 जो है उसमें 150 किलोमीटर की रेंज है, महेश्वरास्त्र 2 है उसमें 290 किलोमीटर की रेंज है जी। तो आज जो ब्रह्मोस हम बनाते हैं उसकी कीमत 40 करोड़ है, जबकि जो हम बना नहीं रहे हैं जी, लेकिन ये करीब 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमारे उसकी कीमत करीब 8 करोड़ है जी। तो कहाँ 40 करोड़ है और कहाँ 8 करोड़ है, जबकि जो हमारी सेना है उसका ज़्यादातर जो काम हमारा ये इसी के अंदर हो जाता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत कम, जो प्रिसीजन जो स्ट्राइक है उसको छोड़ के बाकी यूटिलिटी इसमें हो जाती है। तो ऐसे इसलिए दूसरी चीज़ें जैसे ड्रोन का जैसे चल रहा है, तो हमने ड्रोन के साथ साथ काउंटर ड्रोन का भी अभी वो बनाया है। सरकार ने इसको मेक 2 पॉलिसी में उसको अप्रूव भी कर लिया है, उसको हम 2 साल में बना लेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये विश्व में ये पहला इस टाइप का ये वेपन होगा जो पहली बार अपने देश में बनेगा। अभी तक जितने भी काउंटर ड्रोन हैं वो लेजर बेस्ड सिस्टम है, तो वो लेजर से होते हैं, लेकिन हमने इसको लेजर के साथ साथ में माइक्रो मिसाइल बेस्ड बनाया है जी। तो ये अपने आप में
बहुत बड़ा एक हमने स्टेप लिया और ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग भी है और कभी रिस्क भी हो सकती है, लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि भाई हम इसको मेक 2 के अंदर ही बनाएंगे, ताकि क्योंकि मेक 1 में जो भी डिजाइन, डेवलपमेंट, ट्रायल, टेस्टिंग, इसका पूरा पैसा हमको लगाना पड़ता है। तो इसमें 300-400 करोड़ का खर्चा है। लेकिन यदि सरकार से मेक 1 की पॉलिसी में जा सकते थे, जिसमें 70% सरकार देती है, लेकिन पॉलिसी होना अपनी जगह है, लेकिन सरकार से पैसे लेना है तो जो आपको 2 साल में है तो उसको आपको कम से कम 5-7 साल लगेंगे। तो हमने अपना डिसाइड किया है और हमारी भगवान की दया से उतनी हमारी कैपेसिटी है कि हम उसमें उतना खर्च कर सकते हैं। तो हमने कहा देश के लिए ये हमको करना चाहिए, तो हमने डिसाइड किया कि हम मेक 2 में जाएंगे और मैं समझता हूँ कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी कंप्लीट विद इन 1.5 ईयर। और सैटेलाइट में किस तरीके से आना हुआ और कैसे? सैटेलाइट में जैसे स्काई रूट के साथ में है, तो वो करीब 4-5 बच्चे थे उसमें, वो सबसे पहले आए थे। तो उनके पास भी स्थिति थी कि उनके पास में कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था। सब इसरो में निकल के आए थे, IIT से उन्होंने अपना पास आउट किया। उनमें जब मैंने बात किया तो उनमें काफ़ी पोटेंशियल और बहुत एक विजन था। तो हमने डिसाइड किया कि भाई जो भी आपको लगता है, तो ये जो मेन उनका प्रोपोलेंट या तो DRDO में बनेगा या इसरो में बनेगा, तो वो उनको तो शायद बना नहीं पाएंगे, बनाएंगे तो बहुत टाइम लगा। तो हमने उनको बोला कोई दिक्कत नहीं, तो हमने उनको वो सपोर्ट किया। उसके वजह से उन्होंने जो भी हमको शेयर दिया तो अपना वो दे दिया। लेकिन हमारे को आज सबसे उनको भी और एक हमको भी सबसे बड़ी खुशी है कि देश में इसरो के बाद में एक प्राइवेट सेक्टर में कंपनी आई। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी देश के लिए उपलब्धि है। तो ये हमारे को हमेशा ये गर्व रहेगा कि कम से कम इसमें हमको इस सेक्टर में भी कुछ करने के लिए उनको कुछ मतलब हमारी तरफ से जो भी कुछ हम कर सके वो कर पाए। आज प्राइवेट सेक्टर में आ पाए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भाई हम सही समय में उनको सहयोग दे सके। और आपके निवेश को उन्होंने सोना भी कर दिया। अभी हाल ही में उनके सैटेलाइट्स भी लॉन्च हुए। कोई डाउट नहीं है कि आज उनका जो उन्होंने निवेश किया वो कहाँ से कहाँ अमेरिकन कंपनी और बाकी ने जो उनको साथ दिया, तो ये उनके भाग्य की बात है। हाँ, चलिए अब आपसे बातचीत के लिए समय हमारे पास में कम है, इस सिलसिले को ख़त्म करेंगे। हालांकि आपसे बातचीत करने से 4 तरह की नई चीज़ें सीखने को मिल रही, लेकिन अंतिम सवाल है जो आपको देख रहे हैं, वो युवा हों, जो उद्योजक बनना चाहते हैं, ये सामान्य भी जो लोग हैं, उनको आपकी जीवन की सीख और बिजनेस की सीख वो क्या रहेगी? देखिए, बिजनेस और चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में जाए, मेरा अपना सोच ये है कि आदमी को केवल ईमानदारी नहीं, नैतिकता के साथ उसको एक अपना सोच रखना चाहिए। केवल निजी स्वार्थ के साथ साथ में आदमी दूसरों के लिए यदि जो भी भगवान ने अपने को सामर्थ्य दी है उसके हिसाब से अपन दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सरस्वती के लिए या ज्ञान के लिए तो बोलते हैं, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि जो भी सामर्थ्य यदि पैसा हो, ज्ञान हो, समय हो, वो दूसरों के लिए अपन यदि सोचते हैं तो वो भी अपने को कई गुना वापस अपने को मिलना निश्चित है। और दूसरा है कि एक आदमी को सफलता के पीछे एक जो दृढ़ इच्छा और एक संकल्प, एक आदमी की 2 ऐसी शक्ति है कि ये स्ट्रगल कितना भी आए लेकिन वो अपने संकल्प और अपनी इच्छा से पीछे नहीं हटे। तो मुझे लगता है कि आदमी को सफलता मिलना चाहिए। चलिए सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद सर, धन्यवाद।